न्यूज़ 4 देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं आपके साथ राजेंद्र देव। शुरुआत प्रयागराज से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ की संपत्ति कुर्क करने की खबर आ रही है। अशरफ की 14 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। धूमनगंज और पूरा मुफ्ती थाना पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है। अशरफ के नाम देवघाट झलवा में 2 बीघा जमीन की कुर्की हुई है। बरेली जेल में बंद अशरफ के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा भी दर्ज है। तो अशरफ के नाम देवाघाट इलाके में 2 बीघे जमीन की कुर्की हुई है। सीधा आपको वहीं ले चलते हैं। मोहम्मद मोइन इस वक्त कार्रवाई की जगह पर ही मौजूद है। वो हमें तस्वीरें दिखाएंगे और इस कार्रवाई के बारे में विस्तार से बताएंगे। मोइन, देखिए, योगी राज में माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है और आज संगम नगरी प्रयागराज में माफिया घोषित किए गए पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के छोटे भाई व पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ की एक प्रॉपर्टी को कुर्क किया जा रहा है। शहर के देवघाट झलवा इलाके में ये प्रॉपर्टी है। तकरीबन 14 बिस्वा एरिया में ये प्रॉपर्टी है, जिसे आप देख सकते हैं कि ये जमीन है, खाली प्लाट अभी ये इस जगह है और इसकी जो अनुमानित कीमत है वो अनुमानित कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपया है। और इस वक्त जो कुर्की है, कुर्की की कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि ढोल बजा करके यहाँ पर कुर्की की कार्रवाई का ऐलान किया जा रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, राजस्व विभाग की टीम मौजूद है, मजिस्ट्रेट की निगरानी में ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ भी गैंगस्टर के एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त हम मौके पर ही मौजूद है। यही वो खाली जमीन है जो 14 बिस्वा जिसका एरिया है, जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपया है। एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा वो मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, वो जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। और ये आप देख सकते हैं कि ये ढोल बजाने वाले हैं, ढोल बजाकर ये कार्रवाई का ऐलान कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको बताएं कि एसपी सिटी यहाँ पर खुद मौजूद है। हम उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। इसमें थाना धूमनगंज अंतर्गत ये देवघाट मौजा है। यहाँ पर जो अतीक अहमद है उसके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति के द्वारा अपने भाई के नाम से यहाँ पे संपत्ति ली गई है, जिसमें ये 7 करोड़ की अनुमानित इसकी कीमत है। उसको यहाँ पे कुर्क किया जा रहा है। सर, ये गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है? जी बिल्कुल, ये गैंगस्टर एक्ट धारा 14(1) के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, पिछले करीब 2 सालों से ज़्यादा का वक्त हो गया अतीक अहमद और दूसरे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कार्रवाई का ये सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा? जी बिल्कुल, इसी तरह जो भी अपराध से अर्जित संपत्ति हैं उनको लगातार आइडेंटिफाई करके कुर्क किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, ये एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा हैं जो ये जानकारी दे रहे हैं कि ये जो कार्रवाई का सिलसिला है फिलहाल थमने वाला नहीं है और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। तो बिल्कुल इस वक्त हम उसी जगह पे मौजूद हैं। देवघाट जलवा का ये इलाका है, 14 बिस्वा जमीन है जिसकी अनुमानित कीमत तकरीबन 7 करोड़ रुपया है। कई थानों की पुलिस यहाँ पर मौजूद है और ये जो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई को देखने के लिए भी आसपास के तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा है। उन्हें इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि अतीक अहमद ने यहाँ पर बेनामी संपत्ति अर्जित कर रखी है, अपराध से अर्जित संपत्ति कायम कर रखी है और इसे इस संपत्ति को अपने भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ के नाम खरीदा था। तो अफसरों का साफ तौर पर दावा है कि पिछले 2.5 सालों से कार्रवाइयों का जो सिलसिला चल रहा था वो फिलहाल थमने वाला नहीं है और इसी तरीके की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। हमने देखा है कि अतीक अहमद और उसके परिवार की कई संपत्तियों पर बुलडोजर चला है, बुलडोजर चलाकर जमींदोज किया गया है और उस कई प्रॉपर्टीज को इसी तरीके से कुर्क भी किया जा रहा है और सिलसिला ये जो है वो लगातार जारी है। बिल्कुल बिल्कुल मोइन, हम देख रहे हैं वहां पर कार्रवाई चल रही है और वहां पर पुलिस और प्रशासन का एक जो बोर्ड है वो भी वहां पर लगाया जा चुका है, डुगडुगी बजाई जा चुकी है और उसके जो भी नॉर्म्स हैं उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। और आपने बताया गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई है। लेकिन ये प्रॉपर्टी कब बनाई गई और क्यों इसको कुर्क किया जा रहा है, इस प्रॉपर्टी को, क्या इस बारे में कोई आपको मालूमात हासिल है मोइन? देखिए, अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों के खिलाफ जब गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया तो उसके बाद पुलिस ने जो है वो पड़ताल शुरू की और पुलिस की पड़ताल में धीरे धीरे तमाम ऐसी संपत्तियों का पता चलता जा रहा है जो या तो बेनामी हैं या फिर अपराध से अर्जित की गई हैं, यानी कहा जा सकता है कि काली अवैध संपत्तियां बनाई गई हैं। तो धीरे धीरे इस मामले में भी जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने इस मामले को राजस्व विभाग को सौंपा। राजस्व विभाग से इस मामले की पड़ताल कराई गई और पड़ताल में ये सामने आया कि ये जो संपत्ति है तकरीबन 14 बिस्वा की, जिसकी अनुमानित कीमत 7 करोड़ रुपया है, वो अतीक
अहमद के छोटे भाई और पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ ठीक अशरफ के नाम ठीक, पर आपने कहा है। राजस्व जब- विभाग को ये मामला सौंपा गया, फिर उसके बाद जो जांच करके बताया राजस्व विभाग ने, उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। मोइन, हमारे साथ बने रहिए आप। एक और बड़ी अपडेट प्रयागराज से इस वक्त हमारे पास है। अब्बास अंसारी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जिला कोर्ट में पेश किया है। कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने उसे कोर्ट में पेश किया है और ईडी ने कोर्ट से नहीं मांगी है अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड। एक और बड़ी बात आपको बता दें, अब न्यायिक हिरासत में है अब्बास अंसारी और अब्बास के वकील जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी भी कर रहे हैं। जिला जज की कोर्ट अब तय करेगी कि अब्बास को बेल दी जाए या नहीं। 5 नवंबर से लगातार ईडी की कस्टडी में था अब्बास अंसारी और आगे उसकी कस्टडी रिमांड नहीं मांगी है ईडी ने। यह बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मोइन हमारे साथ है, हमारे संवाददाता, वो ज्यादा रोशनी डालेंगे इस सारी खबर पर। मोइन। देखिए, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस पिछले साल दर्ज हुआ था, उस मामले में ईडी की टीम ने 4 नवंबर को मुख्तार अंसारी के बेटे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की थी और तब से अब्बास अंसारी लगातार ईडी की कस्टडी में था और आज ईडी ने दोपहर के वक्त उसे डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में पेश किया और उसके बाद जो है ईडी की टीम ने उसकी कस्टडी रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने उसे जुडिशियल कस्टडी में ले लिया है। 14 दिनों के लिए जेल भेजे जाने का आदेश दिया है। अब अब्बास अंसारी की वकीलों की जो हैं वो उसकी जमानत की अर्जी दाखिल करने की तैयारी में हैं। अब देखना यह होगा कि कोर्ट अब्बास अंसारी को बेल देती है या फिर उसे जेल भेजे जाने का आदेश देती है। ठीक है मोइन, बहुत धन्यवाद आपका। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर है और अब हम बात करेंगे विजय तिलक में उपचुनाव से जुड़ी खबरों की। प्रयागराज से खबर है, पूर्व विधायक विक्रम सैनी को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विक्रम सैनी की जमानत मंजूर कर ली है। सजा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी इस मामले की। मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार होने पर विक्रम सैनी को सजा हुई थी। मुजफ्फरनगर की स्पेशल कोर्ट ने विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा पर रोक लगाए जाने के खिलाफ जो याचिका है उस पर अब 21 नवंबर को सुनवाई होगी। फिलहाल राहत मिली है विक्रम सैनी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से। सुनवाई हुई आज और राहत विक्रम सैनी को। मुजफ्फरनगर दंगे में दोषी करार दिए जाने की वजह से अपनी विधायकी गंवाने वाले खतौली सीट से बीजेपी के विधायक विक्रम सिंह सैनी के मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, इस बारे में बात करते हैं विक्रम सिंह सैनी के वकील आदित्य उपाध्याय जी से। बताइए क्या पूरा मामला था और आज कोर्ट में क्या हुआ। जी, 11 अक्टूबर 2022 को, अभी पिछले दिनों, मुजफ्फरनगर सत्र न्यायालय ने विक्रम सिंह सैनी, जो वहाँ खतौली से विधायक हैं, उनको सज़ा सुनाई है। उनका जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है, अलग अलग धाराएं हैं, उसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस है वो 2 साल का है। 2 साल का सेंटेंस है और उसके अगेंस्ट हम लोग अपील में आए हैं। अपील में आने के बाद यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस समित गोपाल साहब के यहाँ इसकी आज पहली हियरिंग थी और बेल पे आज बहस हुई। तो उनको पहले इंटरिम बेल मिली हुई थी जो कि अपील की मियाद तक के लिए होती है। तो आज उनकी अपील एडमिट हो गई है और उनकी बेल एप्लीकेशन जो है वो अलाउ कर दी गई है। अब इसमें जो कन्विक्शन है उनका, उस पर आगे बहस होनी है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इसके कन्विक्शन को स्टे कराया जाए, क्योंकि काफ़ी फ्लॉज हैं जो लोअर कोर्ट के जजमेंट में हैं। ये कहा जाए कि विक्रम सिंह सैनी को आज फौरी तौर पर राहत मिल गई। जी बिल्कुल, ये उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि एक जो इसमें इम्प्रिजनमेंट था, सेंटेंस था, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। और हालांकि अभी ये पार्शियल रिलीफ है और कोशिश पूरी ये है कि उनका जो कन्विक्शन है, जो कि अगर उसको हम कानूनी चश्मे से देखें तो उसमें कई खामियां हैं, बुनियादी खामियां हैं, जिनके आधार पे हम उसको चैलेंज कर रहे हैं और हमें पूरी सफलता मिलेगी, इसके लिए हम आश्वस्त हैं। निवर्तमान विधायक विक्रम सिंह सैनी के वकील आदित्य उपाध्याय का कहना है कि विधायक को आज नियमित तौर पर जमानत मिल गई है और अगर सोमवार को होने वाली सुनवाई में उनकी सज़ा पर रोक लग जाती है तो वो लोग चुनाव को स्थगित करने, उस पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर याचिका दाखिल करेंगे और चुनाव को रोके जाने की प्रयास करेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। इसी बीच में एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दे दिया है। भगवान राम पर उन्होंने विवादित बयान दिया है। भाजपा वालों का नारा, मोदी जी राम को लाए। मोदी जी से पहले क्या राम नहीं थे, ये बयान दिया है
स्वामी प्रसाद मौर्य ने। भगवान राम को क्या मोदी ने पैदा किया है, ये भी उन्होंने बोल दिया है। भाजपा आपको बेचने में देरी नहीं करेगी, ये बयान है। ये बयान हम कोट कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। ये बात स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही है, आपको स्पष्ट कर दें। कोट अनकोट स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विवादित बयान उनका भगवान राम को लेकर। मोदी जी आए हैं, राम को लाए हैं। जैसे लगता है राम को इन्होंने पैदा किया, राम को मोदी ने पैदा किया। राम पैदा नहीं, ये मोदी जी आए तो राम पैदा हुई, इसलिए बलराम थे ही नहीं। ये राम के नाम पर भी दुकान चलाने में पीछे नहीं रहते। ये राम को भी, राम का भी सौदा कर लेते हैं। और आपको बता दें कि करहल के देहुली कस्बा स्थित नत्थू सिंह डिग्री कॉलेज में अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इसमें उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से डिंपल को बड़ी जीत दिलाने की भी अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि पूरा देश देख रहा है, यहां से जीत समाजवादियों की होगी। उन्होंने इस दौरान शिवपाल यादव का भी जिक्र किया कि चाचा जी से भी मिल लिया। अब मुकाबला जसवंत नगर और करहल के बीच का है कि कौन आगे निकलेगा। अखिलेश यादव आज करहल में थे। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही वो हम भी हमने आपको बताई। कहा उन्होंने कि वही क्षेत्र है जहां मुझे ऐतिहासिक फोटो से विजय मिली है। बड़े बड़े विरोधी पार्टी के नेता यहां आए लेकिन मुझे हरा नहीं पाए। तो अखिलेश यादव ने मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत दिलाने के लिए सपा कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। और उसके बाद एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने उनसे बातचीत की, वो देखिए आप। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज करहल के देहुली कस्बे में चौधरी नत्थू यादव कॉलेज में उन्होंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है अखिलेश यादव ने, और एक कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कहा है कि ये एक ऐसा चुनाव है जिसको पूरा देश देख रहा है। तो क्या कार्यकर्ताओं के मन में क्या चल रहा है, किस तरह से वो इस चुनाव में जी जान से जुटे हुए हैं, बात करते हैं। आप बताइए सर, क्या ये पहला ऐसा चुनाव है लोकसभा उपचुनाव जो नेताजी की उपस्थिति में नहीं है, अनुपस्थिति में है, तो किस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं? हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, नेताजी के किए हुए कार्यों को याद करते हुए। उनका पूरा रिकॉर्ड डिंपल यादव सबसे ज़्यादा वोटों से ये जीत रही है। क्यों? ऐतिहासिक कार्य, जन्मस्थली, कर्मभूमि सब नेताजी की यहाँ रही है। इतने चुंगी माप से करके 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए वो कार्य करिए जिनकी लिस्ट बहुत काफ़ी लंबी है। हम लोग अच्छी खासी मेहनत कर रहे हैं और जो पहले नेताजी ने जो मतलब जीत उन्होंने हासिल कराई थी उससे अच्छी जीत हासिल कराएंगे। और बीजेपी वालों का क्या है, केवल कागज कार्रवाई पूरी हो रही है। उन्होंने ये बोला है कि आप बूथ पे जाइए और जैसे लोग प्रधानी लड़ते हैं उसकी तरह से चुनाव लड़ना है। 1-2% से हम जो सरकार बनाने में रह गए थे उसे 2% को कम से कम 20% बदलना है। और डिंपल जी बूथ पर फोकस है उनका? बूथ के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। हमारे यहाँ देवली आए, 18 बूथ अध्यक्षों से डायरेक्ट बात की उन्होंने, और लगभग डिंपल जी कम से कम 2.5 लाख वोटों से यहाँ से जीतेंगे। केवल हम युवाओं पर एक जिम्मेदारी ऐसी आई है कि हमारे बीच आज नेताजी नहीं है, सभी युवा, हम असली श्रद्धांजलि हमारी ये होगी कि पूरे भारत में रिकॉर्ड तोड़ मतों से हम डिंपल जी को जिता के यहाँ से भेजेंगे और एक मैसेज देंगे पूरे देश में कि ये हमारे माननीय श्री नेताजी की गढ़ था और हमेशा रहेगा। मैनपुरी नेताजी कर्मभूमि थी, गढ़ था, है और रहेगा। यहाँ से बीजेपी का कोई भी नेता लड़ ले उसे पता चल जाए कितने वोट से यहाँ हारता है। झंडा बुलंद होगा और यहीं से प्रधानमंत्री की तैयारी यहीं से होगी। इसी चुनाव से 24 की तैयारी फुल है। अभी चचा भतीजे की लड़ाई समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री क्लियर सेपई ही का ही बनेगा 2024 में, 2024 के। साक्य समाज में जाकर पूछ लीजिए, साक्य समाज में रोष व्याप्त है। उन्होंने गद्दारी की है आदरणीय नेताजी के साथ। उन्हें अगर आज लड़ने लायक बनाया तो आदरणीय नेताजी ने बनाया है और वो गद्दारी करके गए हैं। साक्य समाज उन्हें इसका परिणाम भुगताएगा। करहल से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। 20 नवंबर के बाद मैनपुरी में डेरा डालेंगे भाजपा के नेता। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी 3 दिन तक मैनपुरी में रहेंगे और मैनपुरी में रहकर ही वो चुनावी रणनीति वहां पर तैयार करेंगे। इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मैनपुरी में डेरा डालेंगे। बूथ वर्कर से लेकर पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे। ये वो नेता हैं, देखिए आप, भूपेंद्र चौधरी,
यशपाल सैनी, इसके अलावा एसपी सिंह बघेल, स्मृति ईरानी, ये तमाम लोग मैनपुरी में रहेंगे। और ये तमाम जो नेता इनको दी गई है जिम्मेदारी, देखिए आप मैनपुरी की, इसमें बेबी रानी मौर्य, गिरीश चंद्र यादव, राकेश सचान, असीम अरुण, योगेंद्र उपाध्याय, इनमें से कई लगभग सभी मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। ये सभी नेता मैनपुरी में उपस्थित रहकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, उसको जिताने की रणनीति तैयार करेंगे। और यूपी में धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद अब तक 291 मामले दर्ज किए गए। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 507 से ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। 150 मामलों में पीड़ित ने कोर्ट के सामने जबरन धर्म बदलवाने की बात कबूली। नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक कुल 59 मामले दर्ज किए गए और बरेली जिले में अब तक दर्ज हुए मामले सबसे ज्यादा हैं। साल 2020 में प्रदेश में धर्मांतरण कानून लागू हुआ और उसके बाद की ये ताजा स्थिति। 10 साल तक की सजा का प्रावधान है धर्मांतरण के कानून में। जुर्माने की राशि 15,000 से लेकर 50,000 तक की है। न्यूनतम 15,000 जुर्माना है सजा होने पर और अधिकतम 50,000 और 1 से 5 साल तक कैद का प्रावधान है। SC/ST समुदाय में धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान। सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है और 50,000 रुपया जुर्माना है। कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन करना था तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। इधर लखनऊ के सरोजनी नगर से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे केसेस में कड़ी सजा के प्रावधान की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़े तो इसके लिए एक्ट में संशोधन भी करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे अपराधों के लिए अलग से कोर्ट बनाकर स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को सजा देनी चाहिए। ये बयान है राजेश्वर सिंह का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं सरोजनी नगर लखनऊ से। संशोधन की मांग उठाई है उन्होंने। उसी को थोड़ा और स्ट्रिंजेंट करने की आवश्यकता है। ये प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट में कुछ धाराएं हैं, एल्योरमेंट की धाराएं हैं, उसको एक्सपैंड करने की आवश्यकता है। लिव इन रिलेशनशिप्स को ऐड करने की आवश्यकता है और इसमें मैंडेटरी ट्रायल 60 दिन के भीतर मैंडेटरी ट्रायल हो, 60 दिन के भीतर ही पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और सजा इफ फाउंड गिल्टी फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।